वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा। आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फ्योल्स के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेलिस प्रिंसिपल। सो सबसे पहले हमें बात करनी है कि हेनरी फ्योल्स क्या करते थे। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चीज को लेके। जो हेनरी फ्योल थे वो एक फ्रेंच थ्योरिस्ट थे जिनका बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनेजमेंट की या जनरल मैनेजमेंट को लेके 14 प्रिंसिपल्स हमें दी। ठीक है, वो कितने साल तक हमारे साथ रहे? 1841 से लेकर 1921 तक हमारे साथ बने रहे और उन्होंने मैनेजमेंट की लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क किया और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। सबसे इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और हेनरी फ्योल एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फोर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। पहला जो फंक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये चारों फंक्शंस किसने, अगर कोई पूछे कि आपसे कि चारों फंक्शन किसने ऑर्गेनाइज किए तो हेनरी फ्योल्स ने ऑर्गेनाइज किए। और हेनरी फ्योल्स एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने ये हमें 14 प्रिंसिपल्स हमें ड्राइव और डेवलप करके बताए। ओके, सो अभी हम जो आगे पढ़ने जाएंगे वो हेनरी फ्योल्स की 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आगे हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स की। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल क्या कहता है? एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हेनरी फ्योल्स का, दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हेनरी फ्योल का, दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि हमें हमेशा काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में या छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड करना चाहिए। और जब भी हम काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में या पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब भी हम काम एलोकेट कर रहे होते हैं या बांट रहे होते हैं, तो हम व्यक्ति या वर्कर्स की स्किल्स के अकॉर्डिंग हम जब काम बांटेंगे तो वर्कर की इफिशियंसी बढ़ेगी। और जब वर्कर की इफिशियंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा ही होगा। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, व्हेन वर्क इज डिवाइडेड into units or groups। okay? जब काम को हम एक यूनिट में और ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और whenever we are dividing the work or whenever we are allocating the work to different kind of a worker, we need to allocate the work according to the skills of the persons। okay? According to the skills of the person, whenever we are allocate the work according to the skills of the person, the productivity or you can say the efficiency will increase। Clear? The productivity and the efficiency will increase। okay? अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे डिवीजन ऑफ वर्क काम करता है, क्या करता है। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करते हैं, तो सपोज करिए अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम कर रहे हैं और वर्क है 100। ओके, एज यू ऑल टू नो कि 100 काम एक व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। वेरियस डिपार्टमेंट्स हैव टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप्स। तो जो काम जिस ग्रुप से या जिस ग्रुप से रिलेट करता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 25। ओके, सपोज करिए 25 वर्क अकाउंट्स से रिलेटेड है, अकाउंट्स यहाँ कर सकते हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड है। तो वो लोग इसको अगर काम कर रहे हैं जो अकाउंट में एक्सपर्ट है, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? और जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को ही इस चीज का बेनिफिट होगा। ओके, सो आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है तो क्या वो जिम्मेदार है उस चीज का, और अगर वो जिम्मेदार है तो उसके पास अधिकार है या नहीं है। ठीक है, सो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। ओके, अथॉरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का। ठीक है, एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब। मीन्स जिस भी चीज की अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द
श्योर। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे पास कोई अधिकार है तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ? यस, ऑटोमेटिकली आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इफ आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डजंट हैव द अथॉरिटी, क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए सेल्स डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, उसने सेल्स टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया अपने असिस्टेंट मैनेजर को। सेल्स टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया अपने असिस्टेंट मैनेजर को। सेल्स टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया अपने असिस्टेंट मैनेजर। पर जो भी वर्कर है, असिस्टेंट मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? असिस्टेंट मैनेजर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि सपोज करो ए वर्कर को वो काम कोई बात कह सके सी को या डी को। तो अगर हमारे पास अधिकार नहीं है कहने का, तो हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं किसी काम के लिए? अगर ए बी सी डी टारगेट को अचीव करते हैं तो मैनेजर कहता है मैंने किया है ये सब, और अगर अचीव नहीं करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारी मानी जाती है। तो क्या ये चीज सही है? मीन्स अगर एक व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है टू गिव द ऑर्डर, तो हाउ कैन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ अ लूप होल और ड्रॉबैक्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच मे अकर बाय ए बी सी और डी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी के व्यक्ति के पास अधिकार है और वो जिम्मेदार नहीं है तो क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे, अगर किसी के पास अधिकार नहीं है, क्या वो जिम्मेदार है, तो क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल है कि डिसिप्लिन क्या होता है। क्लियर? अब एक बहुत ही छोटे से प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि ये डिसिप्लिन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। बहुत गंदी राइटिंग आएगी बट कोई बात नहीं। कि डिसिप्लिन क्या होता है? तो डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस जिसके अंडर रहकर एक वर्कर्स को काम करना चाहिए, दैट इज नोन एज डिसिप्लिन। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ वर्कर हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हर एक वर्कर्स को जो भी काम करना चाहिए तो उस रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर करना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्कर मस्ट परफॉर्म his or her job according to the rules and regulations designed by the government. Designed by the governing organization. Sorry. Okay? यहाँ पे तो गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस रूल्स और रेगुलेशन के अंडर रहकर अगर हम कोई काम कर रहा है, दैट इज नोन एज डिसिप्लिन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आता है जो यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड हमेशा ही क्वेश्चंस में आता है ज्यादातर कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही फेवरेट प्रिंसिपल है बोर्ड एग्जाम्स में, और ज्यादातर किस हर एग्जाम्स में ये बहुत ही फेवरेट प्रिंसिपल है। ये कहता है वन मैन वन बॉस। इसकी एक लाइन है, वन मैन वन बॉस। ओके, वन मैन वन, कि जब भी कोई भी वर्कर काम कर रहा है उसके ऊपर जो भी व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जिससे उसे ऑर्डर मिल रहा है उसी को उसे रिपोर्ट करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक से ज्यादा लोग रिपोर्ट करने लगेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो किसका काम या किसकी बात माने और किसका रूल्स फॉलो करे या किसका चीजें फॉलो करे। तो बहुत ही ज्यादा क्योस क्रिएट हो जाएगा और जो हमारा गोल है उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इस जो भी मैंने अभी आपको बताया उस चीज को हम पॉइंट में समझते हैं। दो अप्रोचेस लेते हैं। पहली अप्रोच क्या होती है? सपोज करिए एक्स कोई वर्कर है, ठीक है, उसके ऊपर
ए क्या है, मैनेजर, क्लियर, उसके ऊपर ए क्या है, एक मैनेजर। तो एक्स जो वर्कर है, ए एक्स को क्या करता है, डेली ऑर्डर करता है, और उसके बाद एक्स ए को रिपोर्ट करता है। ये एक सिंपल अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या कहता है कि अगर एक्स एक वर्कर है, उसको ए भी रिपोर्ट कर रहा है, उसको बी भी रिपोर्ट कर रहा है, और उसको सी भी रिपोर्ट कर रहा है। ओके, ए भी रिपोर्ट कर रहा है, बी भी रिपोर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, सी भी रिपोर्ट कर रहा है। सो जब ए, बी और सी तीनों एक व्यक्ति को रिपोर्ट करने लगे, ठीक है, तो ये एक्स को समझ आएगा कि उसे करना क्या है, उसको समझ नहीं आएगा। तो ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच सही है। मीन्स इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देयर शुड बी one man above the workers from whom they get the order and report. Clear? जहां पर रहकर उसे एक ही व्यक्ति से ऑर्डर मिलता है और एक ही व्यक्ति से क्या मिलता है, रिपोर्ट। Okay, so that is known as the unity of. So moving on with the topic. अब जो हम आगे बात करेंगे वो है फिर प्रिंसिपल्स की, that is the unity of direction. Unity of direction क्या कहता है, that all the units of organization should move towards the same objective. मतलब बहुत हिंदी में बोलेंगे कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा काम हो गया या हमारा इंडिविजुअल काम हो गया या हमारे डिपार्टमेंट का काम हो गया तो हमारा रोल का फिनिश हो गया। हमें सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, हमें जो काम करना चाहिए वो किसके लिए करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, हमें जो काम करना चाहिए वो किसके लिए करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए परफॉर्म करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज करिए यहाँ पे एक 100 काम है, वो काम 25 में डिवाइड हो गया। ठीक है, ए में डिवाइड हो गया, बी में डिवाइड हो गया, सी में डिवाइड हो गया, डी में। ठीक है, ए ने अपना रोल परफॉर्म कर लिया, बी ने अपना रोल परफॉर्म कर लिया, सी ने, डी ने अपना रोल परफॉर्म नहीं किया। तो क्या जो हमारा गोल है, क्या हमारा जो एक कह सकते हैं एक एम है, क्या वो कंप्लीट हो गया? नहीं। इट मीन्स दैट ए को, बी को, सी को डी की मदद करनी चाहिए, जिससे जो हमें किसके लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करना है, ना कि डिपार्टमेंटल गोल के लिए काम करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। क्या कहता है, दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि हमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए जो हमारे गोल्स है वो तभी कंप्लीट करेगा जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई वर्कर है एक्स, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो मोर एंड मोर वेजेस कमाए। ठीक है, इन द सेम वे एक कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो मोर एंड मोर प्रोडक्शन इंक्रीज करे। ठीक है, मोर एंड मोर में क्या कर सके, वो एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। फिर तो अब किस तरीके से काम करना चाहिए, अगर एक्स प्रोडक्शन के लिए काम करेगा, ठीक है, अगर एक्स प्रोडक्शन के लिए काम करेगा तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है वेजेस कमाना, तो वो तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएगा या नहीं हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दी है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो ही जाता है। मूविंग ऑन विद द टॉपिक। सो आज हम बात करेंगे 7th टॉपिक की, दैट इज नोन एज रिमनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिमनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो रिमनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या कहता है, रिमनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय कहता है कि वर्कर्स को एटलीस्ट उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। और उसके साथ साथ वर्कर्स को सैलरी उसकी वर्क और स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। मीन्स वट एवर स्किल्स दे आर हैविंग, दे मस्ट गेट दिस जॉब और वेजेस अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्किल्स। ओके, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल worker must get wages, must get
salary according to their work, according to their skills, and they can maintain this basic standard of I think बहुत लॉन्ग होता जा रहा है. बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या चीजें आती हैं? बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ऑब्वियसली सबसे पहले आता है फूड, देन वी हैव शेल्टर, ओके, देन वी हैव क्लॉथ. फूड, शेल्टर और क्लॉथ के बारे में हम बात करेंगे. क्लियर? तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आती है. ओके, सो रिकग्नाइजेशन वेरी सिंपल कि दैट व्यक्ति को पैसा उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए और उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे वो अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ को मेंटेन कर सके. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की. पावर इन वन हैंड, पावर इन मेनी हैंड, मतलब क्या होता है इस चीज का? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड. मीन्स एक व्यक्ति के पास पावर है सारे निर्णय लेने की, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन पावर इज शेयर्ड, व्हेन पावर शेयर्ड अमंग सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, अमंग सबऑर्डिनेट्स. जब हम सबऑर्डिनेट्स के अंडर में पावर को शेयर कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. क्लियर? तो पावर इन वन हैंड सेंट्रलाइजेशन, पावर इन शेयर टू अमंग वेरियस सबऑर्डिनेट्स डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है या कह सकते हैं एक मेथड है या कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट होगा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज वहां पे, ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन जो पॉइंट है वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में सही रहेगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और बिग ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्लैश बिग ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस कैसा रहेगा? सही रहेगा. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो सकती है? इवन दो हमने अपने किसी भी आगे वाले व्यक्ति को पावर बांट दिया, पर हम हमेशा उस पर एक आई रखे रहते हैं कि क्या वो व्यक्ति काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे. एक मैनेजर काम कर रहा है, उसके नीचे काम कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर. मैनेजर ने कुछ सर्टेन पावर असिस्टेंट मैनेजर से शेयर करी. क्या असिस्टेंट मैनेजर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन देख रहा है? एक मैनेजर ही देख रहा है. तो इसीलिए सारी चीजें अब कौन देख रहा है? मैनेजर देख रहा है. तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती है, हमेशा पार्शियली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के पॉइंट पे बनी. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इस फ्यूज के अंदर, दैट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या कहता है? कम्युनिकेटिंग फ्रॉम टॉप टू लोअर एंड लोअर टू टॉप इन अ राइट वे, दैट इज नोन एज स्केलर चेन. इसको हम इस तरीके से डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. स्केलर चेन बेसिकली इस तरीके का एक डायग्राम आता है. इसमें 1 2 3 4 एक हेड होता है. ठीक है. स्केलर चेन एक हेड होता है. अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ए क्या है? एक मैनेजर है और ये दो डिपार्टमेंट है. ये है सेल्स डिपार्टमेंट और ये है परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट दो तरीके के डिपार्टमेंट है, कि सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा क्या है? परचेज डिपार्टमेंट. अब जब हम आएंगे तो इसमें नीचे आ जाएगा डिपार्टमेंट मैनेजर, यहाँ भी और यहाँ भी डिपार्टमेंट मैनेजर. ठीक है. फिर हम आएंगे तो अब आ जाएगा ऐसे मान लीजिए इंचार्ज. इंचार्ज
हम आगे आएंगे तो नीचे आ जाएगा सुपरवाइजर और उधर भी आ जाएगा सुपरवाइजर। फिर वर्कर 1, वर्कर्स और इधर भी वर्कर्स। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेजर अगर कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाहता है सेल्स के वर्कर्स को, तो वो क्या करेगा, पहले वो अपनी बात डिपार्टमेंट मैनेजर को बोलेगा, वो इंचार्ज को बोलेगा, वो सुपरवाइजर को बोलेगा और वर्कर्स को बोलेगा। इन द सेम वे अगर कोई वर्कर्स परचेज डिपार्टमेंट का अपनी बात मैनेजर तक पहुंचाना चाहता है तो सुपरवाइजर को बोलेगा। मीन्स द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम टॉप टू लोअर और लोअर टू टॉप। इसी इन द सेम वे अगर मैनेजर को अपनी कोई बात वहां पे पहुंचानी है तो वो डिपार्टमेंट मैनेजर से बोलेगा, इंचार्ज से बोलेगा, सुपरवाइजर से बोलेगा और वर्कर से बोलेगा। सो ये सारी चीजें क्या कहलाई जाती है, कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बात करते हैं, अगर सेम लेवल पे कोई भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे। अगर एक परचेज, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो गया, इसको काम करने में बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन बड़ी मुश्किल से ट्रैवल होगी। तो अगर सुपरवाइजर परचेज का सेल्स से बात करना चाहते हैं तो ये एक तरीका होता है कि वो बात कर सकते हैं सेम लेवल पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, गैंग। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, गैंग। आई होप ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे 10th प्रिंसिपल की, दैट इज ऑर्डर, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इक्विटी क्या कहता है या ऑर्डर क्या कहता है या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कहता है। ऑर्डर ये कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें बेहतर तरीके से चलाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बेटर करना है, तो हर एक चीज की या हर एक कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की या हर एक पर्सन की एक पर्टिकुलर जगह होती है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल्स का। एक स्कूल में जब आप एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो बुक्स हैं वो कहाँ मिलेंगी, लाइब्रेरी में मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी आपको क्या कहाँ मिलेगा, स्पोर्ट्स रूम में मिलेगा। ठीक है, फीस से रिलेटेड चीजें आपको अकाउंट सेक्शन से मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। और अगर आपको किसी टीचर से मिलना है या फ्री पीरियड में या टीचर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, स्टाफ रूम में मिलेंगे। मीन्स हर एक चीज का या हर एक पर्टिकुलर काम का या हर एक पर्टिकुलर चीज की एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो जब हम किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर जगह होती है, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। या चीजें सही जगह पे रखेंगी तो प्रोडक्टिविटी जल्दी बेहतर बनेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एक सर्टेन पॉइंट पे कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट को लेके, जेंडर को लेके या किसी कल्चर या रिलीजन को लेके, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ज्यादातर एक एग्जांपल आता है बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स लिमिटेड एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई गर्ल वर्क, मिस्टर ए वर्क कर रहे हैं और मिस पी वर्क कर रही है। ठीक है, मिस्टर ए और मिस पी दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम तरीके की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिस्टर ए को मिल रहे हैं 40 के 40,000 रुपए मिल रहे हैं सेम काम के, और उसी सेम काम के मिस पी को मिल रहे हैं 30 के। तो ये क्या, साफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ओके, कि लड़का है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो ये इस तरीके से बात करी गई है इसमें। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि ए ने हॉलिडे के लिए अप्लाई किया कि वो घूमना चाहता है, वेकेशन के लिए जाना चाहता है, उसकी अप्रूव्ड हो गई इस तरीके से, इसकी अप्रूव नहीं हुई। ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, तो क्या ये तरीका सही है? नहीं, ये तरीका भी नहीं है। तो यहाँ पे भी वायलेशन हो रहा है किस प्रिंसिपल का, इक्विटी प्रिंसिपल का। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कास्ट, जेंडर और कल्चर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो कम से कम आपको उसको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। कितने डेज की प्रोवाइड करनी चाहिए? 90 डेज की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्वेश्चन हमेशा डेज के ऊपर आता है, कितने डेज की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए? 90 डेज की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एम्प्लॉय आया मिस्टर पी। ठीक है, जैसे ही वो 1 मंथ आया,
1 मंथ उसने पूरे किए, उसको टारगेट को लेके प्रेशराइज किया कराया जाने लगा या उस पर प्रेशर बनाया जाने लगा सेल्स टारगेट को लेके, क्या वो वहाँ पे काम करेगा? वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो चला जाएगा। एटलीस्ट जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको आप कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी दीजिए, कम से कम 3 महीने की स्टेबिलिटी दीजिए, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन को जाने, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को जाने और बेटर तरीके से काम कर सके। ओके, तो आई होप कि ऑर्डर, इक्विटी और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको समझ आ गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 प्रिंसिपल्स की, इनिशिएटिव और एज पर डिस्क्रॉप्स। इनिशिएटिव क्या कहता है कि जब भी हमें काम करना चाहिए अपना खुद का दिमाग लगा के भी करना चाहिए। मीन्स किसी ने रूल्स और रेगुलेशन बताए, किसी ने टर्म्स एंड कंडीशन बताए, अग्री प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। बट अगर हम सभी को पता है कि बिजनेस बहुत डायनेमिक है, कोई नई चीज आ गई, नया कोई हर्डल आ गया, नया कोई हिंड्रेंस वर्ड आ गया, तो आपको खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे उस चीज को, हम पर्टिकुलर चीज को हम कह सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स वर्कर्स मस्ट बी इंकरेज्ड, मीन्स हर एक वर्कर्स को इंकरेज करना चाहिए, जिससे वो अपने प्लान्स, अपने आइडियाज लेके आ सके और वो आइडियाज और प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर डिकॉप्स। एज पर डिकॉप्स का मतलब होता है आई रिप्लेस्ड विद वी, मीन्स नन ऑफ द पर्सन कैन वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द टीम। ठीक है, एक व्यक्ति कभी कोई और काम नहीं कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हमें हमेशा टीम को लेकर करना चाहिए। एज पर डिकॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। ठीक है, मीन्स मैनेजमेंट को हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए और हार्मनी मीन्स इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए अमंग द एम्प्लॉइज। Okay, so these are the principles are very important for your board exams and any other term exams and all that. Having any problem, you can comment on my video sections. Thank you so much.